नमस्कार, मैं हर्षवर्धन आप सबका स्वागत कर रहा हूं एस्कॉर्ट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल में और ये है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीरीज। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इरिगेशन के ऊपर और हमारे साथ उपस्थित है आर माधवन। ये एक इंजीनियर हैं और पिछले 30 साल से वो खुद की खेती भी कर रहे हैं। तो आइए इरिगेशन के ऊपर हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार माधवन सर। बहुत धन्यवाद। प्यारे किसान भाइयों, आज हम इरिगेशन पर बात करेंगे। केवल पौधों को पानी देना सिंचाई नहीं है, ये उससे बड़ा है। इसे आसान तरीके से समझाता हूँ। जब आप प्यासे होते हैं तो आप पानी पीते हैं। देखें, जब मैं प्यासा होता हूँ मैं एक पानी का गिलास लेकर पी लेता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं प्यासा हूँ। आप मेरे मुंह में 5 हॉर्स पावर का पंप मेरे मुंह में डालकर नहीं कह सकते कि पीजिए, मैं मर जाऊँगा। और हम अपनी फसलों के लिए क्या करते हैं प्यारे किसान भाइयों? हम खेतों में पानी भर रहे हैं, जो ठीक नहीं है और यह सिंचाई करने का सही तरीका नहीं है। खेतों में पानी भरकर आप वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। मैंने मिट्टी के बारे में बात की। उर्वरक क्षेत्र को ऑक्सीजन चाहिए। आप सब जानते हैं कि खेतों में पानी भरने से ऑक्सीजन कम हो जाती है, इससे छिद्र बंद हो जाते हैं। ये इनंडेशन है, हम इसे इनंडेशन कहते हैं। हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। इस पर मैं आपको एक छोटा कार्टून दिखाऊंगा। कार्टून से आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे, जो कि लेफ्ट में है। कार्टून जो है आप कार्टून पर देखिए। एक तरफ माँ अपने बच्चे को एक गिलास पानी देती है और दूसरी तरफ देखिए, एक माँ बच्चा लिए हुए है, उसको ऊपर से नीचे यानी टांगों से पकड़ा हुआ है। अब उसे पानी में डालकर बोल रही है कि इसे पियो। अब बच्चा क्या करेगा? हम यही कर रहे हैं। एक अच्छी माँ अपने बच्चे को गिलास में पानी देगी और कहेगी मेरे बच्चे पी ले। अब इस इरिगेशन को शुरू करते हैं। मतलब आप जान गए क्या कर रहे थे और क्या करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। हमें ये नहीं सिंचाई करनी है, मतलब ये विज्ञान है। किसानों, पौधों को पानी नहीं चाहिए, नमी जरूरी है, ना कि पानी भरना। आप किसी भी तरह की सिंचाई कह सकते हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, साइफन सिंचाई हो, कैनल सिंचाई हो। तो आप कई तरह की सिंचाई का नाम ले सकते हैं। एक कॉमन चीज, पौधों को न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करने के लिए नमी चाहिए। ये आयोनाइजेशन के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं। आयोनाइजेशन मतलब घुलनशील। आप एक चुटकी नमक लें और उसको दूध में डाल दें। क्या आप नमक को दूध में देख सकते हैं? आप केवल चख सकते हैं, आप दूध में नमक नहीं देख सकते। उस समय आपने वो नमक लिया और दूध में डाल दिया और वो अदृश्य हो गया, पर स्वाद के रूप में वो उपस्थित है। तो यह आयोनाइजेशन कहलाता है। आप जानते हैं कि ये घुल जाता है। अब आप सामग्री डालते हैं और ये मिट्टी में घुल जाता है और घुली हुई सामग्री को जड़ें सोख लेती हैं और जड़ें एक्टिव हो जाती हैं। ये सिंचाई से होता है, इसलिए इसको विज्ञान कहते हैं। जब पानी बाढ़ के रूप में आता है, सोखने वाली जड़ें सो जाती हैं, काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जड़ें अच्छे तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाती। अब आप क्या कर रहे हैं? हर एक तीसरे दिन, हर एक चौथे दिन कैलेंडर के हिसाब से सिंचाई कर रहे हैं, तो लगातार फसल सोती रहती है। फसल चक्र 100 दिन का होता है और आप फसल को 40 दिन के लिए सुला देते हैं, तो अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मेरी उम्र 60 साल की है और इन 60 सालों में यदि मैं 50 साल सोता हूं तो मेरा प्रदर्शन कहाँ है? नींद चाहिए, पर उम्र भर नींद नहीं चाहिए। और फसल से जबरदस्ती बाढ़ द्वारा, पंप द्वारा ज़्यादा पानी देना, ये सुलाता है। जरा मुझे ड्रिप के बारे में बताएं। ड्रिप सिंचाई का एक तरीका है, मिट्टी पर निर्भर करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये कले है तो इसकी पकड़ ज़्यादा है, अगर ये रेत है तो इसकी पकड़ कम होगी। तो ड्रिप मिट्टी को बिना समझे रैंडमाइज्ड नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि मिट्टी, पानी,
जमीन की तैयारी, ये सब मिलकर पंचकर्मा को जोड़ते हैं। आप इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं केवल इरिगेशन करके ध्यान रखूं और इसको करूंगा। मिट्टी परीक्षण को छोड़ देते हैं या सिजलिंग को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं, ये इसके लिए काम नहीं करेगा। ये हमारे जैसे हैं, जैसे कि हमें सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हम अच्छे से खाते हैं, हम समय पर खाते हैं, सब एक साथ करना होता है। ऐसा नहीं कि सही से खाऊंगा और बिना एक्सरसाइज के बेड पर सो जाऊंगा, तो सब चीजें इकट्ठी करनी है। ऐसे ही फसल में अब जब खाद को आप बैंड में डालते हैं तो ये उसको सोख लेता है। मैंने लैंड प्रिपरेशन के पिछले एपिसोड में बताया था क्यों रिजर्वरों की अहम भूमिका होती है, उसको मैं इरिगेशन के साथ जोड़ रहा हूं। इस बारे में एपिसोड में बताया था। अब मैं इसकी तुलना करूंगा। जब मैं रिजर्वरों से खेती करता हूं, आप फर्रों में सिंचाई करते हैं। फर्रो मतलब इसका निचला हिस्सा जहां पर पानी का बहाव रहता है, पर रिज उसके ऊपर फसल बैठ जाएगी। मतलब आप फसल क्षेत्र को बाढ़ के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं, केवल सबसे नीचे वाले हिस्से को पानी मिलेगा और सोयल कैपिलरी एक्शन पानी को ऊपर लाएगा फसल के ज़रूरत के हिसाब से। जो आपको रखना है इसे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। कले की मौजूदगी पर रफली लगभग 60 और 40। 60-40 क्या है? अगर आप मिट्टी लेते हैं 60% हवा होनी चाहिए और केवल 40% नमी। अब आप अपने खेत में चेक करें कि क्या आप इस तरीके से कर रहे हैं ना। आप 80-20 कर रहे हैं, 80% पानी 20% हवा, तो फसल का प्रदर्शन 80% कम हो जाता है। तो प्रदर्शन के बिना प्राप्ति को भूल जाइए, कोई प्राप्ति नहीं कर सकते। और समय बीत रहा है 100 दिन। अगर मेरी कपास की फसल 100 दिन की है और गेहूं की 100 दिन की और मेरी गोभी 100 दिन की, 100 दिन बहुत बहुत कुशल होने वाले हैं। सभी 100 दिन मनुष्य की तरह फसल के सभी चक्र हैं। बचपन, किशोरावस्था, प्रजनन, बुढ़ापा हमारी तरह। मैं बच्चा था, मेरी माँ ख्याल रखती थी, किशोरावस्था में खुद ख्याल रखा, फिर शादी हुई, प्रजनन, फिर मेरे बच्चे, फिर बूढ़ा और मर जाऊंगा। फसल भी ऐसे ही। इन सभी चक्रों को आप कैसे रोक सकते हैं? पर हम रोक रहे हैं ज्यादा सिंचाई करके और खादों का कम प्रयोग करने पर। फसल चक्कर के दौरान फसल का सही से ध्यान ना रखकर। इरिगेशन में मैंने बताया कि 60-40 का रेशो होना चाहिए। अब हम इसे क्यों दे रहे हैं? मैं थोड़ा कीट पर बात करूंगा। आप सब जानते हैं मूसन खरपतवार। जब हम पेस्ट कहते हैं, खरपतवार भी कीट हैं। और खरपतवार क्या है? गेहूं की खेती में धान खरपतवार है। आप इससे सहमत होंगे, आप सब इससे सहमत होंगे। मैं इसको दोहराता हूं और आप समझ जाएंगे। तो खरपतवार क्या है? कुछ भी नया नहीं उग रहा है, सब कुछ खाद है। हर एक पत्ता खाने लायक है, चाहे आप खाएं या बकरी खाए, गाय खाए या सूअर खाए, सब कुछ खाद है। पर आप सोचते हैं कि गेहूं की फसल में धान की फसल नहीं उगनी चाहिए। मेरी गेहूं की खेती में जो धान उग रहा है ये खरपतवार है, इसे उखाड़ना है, वरना मैं अच्छे से गेहूं की कटाई नहीं कर पाऊंगा। गेहूं और धान की मिलावट हो जाएगी, फिर इसको अलग अलग कैसे करेंगे? अब कीट जिसमें खरपतवार भी शामिल हैं, इससे अच्छा है अगर आप सिंचाई पर नियंत्रण कर सकें। गेहूं की संख्या कम हो जाती है। अब गेहूं को खतरा है। मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। आप सब ने अपने अपने खेत में इसका अनुभव जरूर किया होगा। रोने का आदी हो गया। शुरुआती दिनों में हे भगवान, मैंने कल खरपतवार उखाड़ी और आज फिर आ गई और मेरा। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं, पर यह ज्यादा नमी के कारण होता है। ज्यादा नमी के कारण गेहूं लगातार अंकुरित होकर बीज पैदा करता है। वीड सीड बैंक बहुत भारी होता है। जब वीड सीड बैंक भारी होता है, बीजों की संख्या जो हर बार सिंचाई से अंकुरित होगी बहुत ज्यादा है और आपको लगभग
जो आप लगाएंगे उसका 40 से 50% आपको अपनी जेब से लगाना होगा। लगभग उतना आप सिंचाई से बचा सकते हैं। इसमें मैं सीजल से कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा। सीजल के बारे में मैं लैंड प्रिपरेशन में बता चुका हूं। उस वीडियो को देखें, सिंचाई में मदद करेगा। अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखेंगे, लैंड प्रिपरेशन का, मैंने वहां बताया है सीजलिंग का महत्व, तो अब आप सिंचाई को समझ पाएंगे। अगर मैं ज़मीन को सीजल करता हूं, मतलब कम से कम 3 फीट तक हमें वो कॉलम भरना पड़ेगा नमी से, मतलब सिंचाई की संख्या कम करनी पड़ेगी। देखें, अगर आप अपने खेत की 10 बार सिंचाई करते हैं और अगर बारिश है, हम बरसाती पानी को बचाते हैं, तो हमें उसमें सिंचाई करने की भी जरूरत नहीं है। जड़ें इन 3 फीट तक जा सकती हैं। ये मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूं। अब इस इरिगेशन के भाग से सिंचाई की संख्या कम हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन लेवल फसलों के प्रदर्शन के लिए ज्यादा समय तक उपस्थित रहेगा। इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं। 60% ऑक्सीजन होने से जड़ें सक्रिय हैं। सक्रिय होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि ये तत्व ले सकें। एक बार वो सारे तत्व ले ले जो आपने उनकी संतुलित खुराक में डाले हुए हैं। जो आपने उनमें डाला है, उनसे पौधे बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए कीटनाशक के छिड़काव की संख्या भी कम हो जाएगी। सिंचाई के नियंत्रण से यकीन है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको भूमि की तैयारी और सिंचाई के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये दोनों ही जरूरी हैं और एक दूसरे से संबंधित भी, अलग अलग तरह से। अब पौधा लगातार अच्छे से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कीड़ा, मैं अपने अनुभव से आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीर कि मेरे खेत में बंद गोभी खड़ी है स्क्रीन पर। जब मैंने 80 के दशक में शुरू किया, हर कोई मेरे ऊपर हंस रहा था। कहा गोभी चेन्नई में पैदा नहीं हो सकती। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं, पत्ता गोभी को शिमला जैसा या फिर ऊटी जैसा मौसम चाहिए होता है। मैंने अपने आप को कहा पौधा एक अंधे व्यक्ति की तरह है। वो नहीं जानता कि वो शिमला में है या कुड़कनाल या मद्रास में। जब तक उसको वहाँ का वातावरण मिलता रहेगा, वो प्रदर्शन करेगा, और उसने किया। मैं उस कीट की बात करूंगा जो मैंने गोभी के साथ किया। मैंने सन 80 में शुरू किया। मैं छिड़काव करता था। 110 दिन की फसल में 22 दिन, क्योंकि मैं सिंचाई की विज्ञान को नहीं जानता था। आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं, ये गोभी की फसल मेरे खेत की है, पिछले साल की। मैं केवल 3 स्प्रे करता था और मेरी फसल सामने है। आसान, उचित सिंचाई बचाती है केवल मेरा पैसा ही नहीं। हाँ, मैं पैसा जरूर चाहता हूं, पर इससे ज़्यादा अनावश्यक दवाइयाँ फसल पर नहीं डालनी चाहिए। हमारी तरह अगर हम स्वस्थ खाते हैं, हम लड़ते हैं, हम लड़ने की क्षमता बनाते हैं, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। फिर कीट और बीमारियों का हमला होता है, जैसे कोरोना एक कीट है। सब कोरोना की बात करते हैं, कोरोना एक कीट है। अगर हमारी सेहत ठीक है तो हम उसको रोक सकते हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? खाना, पौष्टिक खाना सेहत बनाता है। अब यहाँ खाना और सिंचाई, क्योंकि सिंचाई के द्वारा ही फसल इन तत्वों को लेती है, इसे समझें। हमारे पास मुंह और पौधे के पास भी, पर पौधे का मुंह काफी नीचे है। आप इसे पानी से भर देते हो, कैसे खाएंगे? वो बहुत सारे कीट को आकर्षित करेंगे और बीमारियों को भी। उनके खराब प्रदर्शन के कारण, ज्यादा सिंचाई की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। प्रदर्शन कम होने के कारण बीमारियों का खतरा ज्यादा हो गया है। जिन वैज्ञानिक तरीकों को मैंने बताया, उनसे सिंचाई करने से, मैं आपको अपने पत्ते गोभी के खेत की फोटो भी दिखाऊंगा, जहां पर मैं पानी भर रहा हूं पर साइफनिंग तरीके से। ये एक साधारण सा
तरीका है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, रॉकेट साइंस की नहीं। आप किसी भी नजदीकी दुकान से एक हॉर्स पाइप को खरीद सकते हैं और वो सिंचाई करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, सिंचाई के तरीके में और फसल के प्रदर्शन में भी। ऐसा करने से सिंचाई की संख्या मैं आपको दूंगा इस चार्ट में। जहां मैंने सीजल नहीं किया और ना ही मिट्टी को संतुलित, मुझे खेत सींचना होगा एक ही फसल के लिए 110 दिन के चक्र में 14 बार। अब इनके साथ मैं केवल 4 बार सींचता हूं, कभी कभी 2 बार भी। हाँ, मेरी कोई फसल हरा चना भी लेती है। हरा चना मतलब मूंग दाल। मूंग दाल को केवल 1 बार सींचता हूं, फसल तैयार। आप देखें, मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा। आप उत्पादन कम करने के लिए सींच रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपनी फसल और आप अपनी जेब कटवाने के लिए सिंचाई कर रहे हैं। ज्यादा पानी डालकर अपने आप को बहा रहे हैं। पौधों को ज्यादा पानी नहीं चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और एक छोटा सा अपना धान का खेत दिखाता हूं। हर कोई कहता है धान में ज्यादा पानी लगता है। हाँ, क्योंकि आप खेत को भर रहे हैं। ज्यादातर पंजाब के किसानों ने लुधियाना के बाहर या दूसरे क्षेत्र में देखा होगा, धान के खेत भरे होते हैं। मानता हूं कि धान को दूसरी फसलों की अपेक्षा ज्यादा पानी चाहिए, ये नहीं कि उसे पूरे तरीके से भर दिया जाए। वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्शन के दौरान इसको थोड़ा ज्यादा नमी चाहिए। पेनिकल, हम उसे पेनिकल स्टेज कहते हैं। जब वो फूलते हैं और ज्यादा अनाज पैदा करते हैं, उस समय उसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, बाकी समय में नहीं। अगर आपने सारे वो काम कर लिए जो हमने पिछले एपिसोड्स में बताए, लगता है आप समझ गए होंगे सिंचाई के विज्ञान के बारे में। जैसे हम पिछले 15-20 मिनट से बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये आपके खेत की सिंचाई करने में मदद करेगा, ना कि भरने में, और आपके उत्पादन स्तर को बढ़ाने में। और वो आपकी मदद करेगा कीट और बीमारियों को दूर रखने में, और आपकी फसल के अच्छे प्रदर्शन और गुणवत्ता में, फसल की गुणवत्ता के लिए ये सेल्फ लाइफ भी जरूरी है। अगर हम कुछ फलों की बात करें, जैसे अमरूद बहुत मीठा होता है, उस पर कैसे काम करें? जब मैं अमरूद काटकर लोगों को देता था, मैं उसको देखता था, वो प्लेट नहीं छोड़ते थे। प्लेट क्या है? मीठी, पैलेटेबिलिटी। ये क्या है? फूड प्रोसेस कंपनियां इसे करती हैं। वो स्वाद बदलकर लोगों को जोड़ते रहते हैं और देखते हैं कि इनमें से ग्राहक को कौन सा अच्छा लग रहा है। अब हम भी कुछ खाने के लिए उगा रहे हैं। किसान के नाते हमारा काम भी यही है। देखिए, जैसे कि एक ग्राहक एक अमरूद खाता है, अच्छा लगता है तो दूसरा खाता है, तीसरा देखता है और फिर एक और। ऐसे ही हम पैसे कमाते हैं। यही किसान की कमाई है। सिंचाई यहाँ काम करती है। अगर आप सिंचाई ज्यादा करेंगे तो स्वाद कम हो जाएगा। खेती के क्षेत्र में चीनी ब्रिक्स में मापी जाती है, चाहे वो अमरूद हो, लीची हो, सेब, कोई भी पदार्थ, उसको ब्रिक्स में मापते हैं और वो कंट्रोल होता है सिंचाई से। मतलब क्या? आप बता रहे हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, पेस्ट एंड डिजीज, पानी बचाना और अपने उत्पादन को बढ़ाना। कुछ 30 टन 2-3 किसान, मेरे दोस्त रांची से, वो टमाटर उगा रहे थे। उन्हें मैंने बताया कि इस तरीके का इस्तेमाल करें, सिंचाई ना करें। कुछ समय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, वो रुक गए। लेकिन उनमें से कुछ ने सिंचाई की, उन्हें लगा कि ये गलत तरीका है। जिसने ज़्यादा सिंचाई की थी उसे केवल 9 टन मिले, और जिस किसान ने सही तरीके से किया, जैसा कि उसको मैंने बताया था, उसको 18 टन मिले। देखिए, उसको सिंचाई की वजह से 10 टन कम मिला।
ऐसा क्यों करते हो? उसके बाद वो परेशान हुआ। आपने एक बार कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं। अब आप इस चर्चा से और एपिसोड से समझ गए होंगे। अब मुझे लगता है आप पानी को अच्छे तरीके से मेरे बताए अनुसार इस्तेमाल करोगे। हर 1 लीटर पानी के लिए, देखिए पानी बहुत ज़रूरी है। हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें अच्छी बारिश मिलती है। आप कैलिफोर्निया को देख लीजिए, एक बहुत ही सूखा क्षेत्र है, सूखा पड़ने वाला इलाका। उसे भी 80 टन टमाटर मिल जाते हैं, हमें मिलते हैं 45 टन। शायद पूना में थोड़े ज़्यादा मिलते होंगे, वहाँ के खेत मैंने देखे हैं, पर वो भी ज़्यादा कम हैं। अगर किसी को 80 मिलते हैं तो वो भी कम हैं। इजराइल को 120 मिलता है, ये और बात है। मैंने इजराइल के कुछ खेत देखे हैं, वो भी नियंत्रित सिंचाई करते हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सिंचाई क्षेत्र को अच्छा करने में अहम भूमिका निभाती है। और हम ज़्यादा पानी डालकर क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुई, हमने पानी को वेस्ट किया। जो भी हमने सीखा है और जो भी हमने इस एपिसोड से ग्रहण किया कि हर लीटर पानी हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। हमने इस 1 लीटर पानी का उपयोग किया अपनी फसल के प्रदर्शन के लिए, चाहे ये अनाज हो, फाइबर या फल, कुछ भी, ये बेहतर होगा। चाहे आप कपास उगा रहे हो, चाहे गेहूं या फिर टमाटर या बैंगन या कुछ भी, हमें भविष्य में सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि वहाँ पोर्टेबल वाटर नहीं मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और भारत पोर्टेबल क्षेत्र के रेड मार्क पर है। और मेरे किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए हम इससे बहुत डरे हुए हैं, तो हमें बड़ी सावधानी से प्रयोग करना पड़ेगा अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। केवल पानी को बर्बाद करना और कोई भी चीज़ का उत्पादन ना करना, ये प्राकृतिक स्रोत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने आज इरिगेशन टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी दी है। स्पेशली जो पानी का दुरुपयोग हो रहा है और जहां पानी कम है वहां कम पानी में कैसे खेती की जाए। मैं आशा करता हूं सारे किसान भाई इस एपिसोड को जरूर देखेंगे और इसका पूरा फायदा उठाएंगे। किसान साथियों, मैं आपसे एक विनती करता हूं, आपसे कोई भी सवाल है या कोई सुझाव है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। हम इन सब सवालों के उत्तर के अतिरिक्त एक वीडियो बनाएंगे और आने वाले शुक्रवार को हम उसको पोस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।